चलिए पॉलिटी का डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 से। क्वेश्चन नंबर 111 से 111 क्वेश्चन नंबर कहता है कि निम्नलिखित सूची को 1 को 2 से लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को। इसको याद रखिएगा, कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को हुआ था और संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन ए का क्या होगा? 1। बी में आइए, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसको कहा गया था? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 32 को अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा था। तो बी का क्या होगा? बी का 4। सी की बात करें, संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो इसका सी का हो जाएगा 3 और बच गया डी, तो डी का हो जाएगा क्या? 2। यानी कि संविधान का हस्तलेखन किया था प्रेम बिहारी नारायण ने। संविधान का अपने हाथ से लेखन किसने किया था? तो प्रेम बिहारी नारायण ने किया था। तो ए का 1, बी का 1, 4, 3, 2। 1 यहां भी है, 1 यहां भी है, 4 यहां है, 3 ये नहीं होगा, बी होगा। 1, 4, 3, 2 ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब बना? इसको डायरेक्टली सर आवाज में बोल्डनेस लाइए कि आप सिखाइएगा हमको पढ़ाने के लिए कि आवाज में बोल्डनेस कैसे लाया जाता है। हमको बोल रहे हैं कि हिस्ट्री वाले सर को बोल रहे हैं? चलिए, आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं कि नहीं भाई साहब? प्यारे छोटे भाई बहन जवाब देंगे। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब हुआ? डेट याद रखिएगा। ये जो एक्ट था 2006 में बना। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया भैया? याद रखना, 2006 में लागू किया गया। एक तरफ घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण का अधिनियम बन रहा था और एक तरफ नेपाल लोकतंत्र की गाथा गा रहा था। निम्नांकित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। क्या असत्य कथन? चलिए गलत ढूंढना है। 1980 के दशक में जनहित याचिका भारत में विकसित हुई थी। एकदम सही है, याद रखिएगा कि जनहित याचिका भारत में 1980 के दशक में क्या हुई थी? विकसित हुई थी। पर्यावरण से संबंधित समस्या के लिए भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति समाज में रहने वाला और देखता है कि पर्यावरण से संबंधित कोई मामला है तो वो जनहित याचिका दायर कर सकता है। यह याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। गलत है। हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। अगर जरूरत होगा तो ये कहना गलत हो जाएगा कि सिर्फ वही नहीं बल्कि उच्च न्यायालय में भी, क्योंकि भाई किसी राज्य का व्यक्ति जो है, अलग अलग राज्य में अलग अलग लोग रहते हैं, इसलिए लगभग राज्यों में उच्च न्यायालय है कि अगर आपको जनहित याचिका दायर करना है तो आप उच्च न्यायालय में दायर कर दीजिए। चलिए, तो इसलिए गलत कौन हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया गलत। यदि संशय के आधार पर किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा रही है, मात्र शक के आधार पर, मान लीजिए कि आप पर शक है और शक के आधार पर पुलिस वाले आपके घर की तलाशी ले रहे हैं और उनका फोन टैप किया जा रहा हो तथा उनके पक्षों को सार्वजनिक किया गया हो, तो उपयुक्त संदर्भ में कौन से अधिकार का उल्लंघन होगा? यदि किसी व्यक्ति के घर की तलाशी लिया जा रहा हो या उनके मोबाइल को टेप किया जा रहा हो और उस टेप किए गए रिकॉर्डिंग को लोगों के सामने दिखाया जा रहा हो, तो वो किस प्रकार का उल्लंघन होगा? तो वह होगा निजता का अधिकार का उल्लंघन। आया बात समझ में? किस प्रकार का उल्लंघन हुआ? तो निजता का अधिकार का उल्लंघन। किसी भी प्रशासनिक व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति के जो पर्सनल लाइफ है उसमें इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है। इसको हम कहते हैं निजता का उल्लंघन। धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कौन सा सत्य है इसकी आपको चर्चा करनी है। चलिए धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। इसमें धर्म और राजसत्ता के संबंध में विच्छेद को पारस्परिक निषेध के रूप में समझा जाता है। राजसत्ता धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी और इसी प्रकार धर्म राजसत्ता के मामले में दखल नहीं देगा। बिल्कुल, देखिए बात को समझिएगा, ये पॉइंट सही है। क्या है? धर्म जो है
वो किसी भी राज सत्ता के मामले में दखल नहीं देगा, और राज्य भी जो है वो धर्म की, जैसे मान ली कि बिहार हमारा है समझने के लिए, यहां मान लो हिंदू या मुस्लिम है, तो राज्य सरकार जो है या तो हिंदू या तो मुस्लिम, किसी के धर्म में अड़ंगा नहीं अड़ाता है। लोग अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ करते हैं, धर्म भी किसी राज्य में अड़ंगा नहीं लगाता। ये हमारा सही पॉइंट हुआ। इस मॉडल में राज्य किसी धार्मिक संस्था को मदद नहीं देगा, गलत बात है। राज्य जो है हर धार्मिक संस्था को मदद देगा। कोई भी धार्मिक संस्था है, अगर उसको राज्य सरकार की मदद की जरूरत है तो बिल्कुल राज्य सरकार देगा, इसलिए कहना गलत हो गया। तो सत्य क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1 सत्य होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या उल्लेख है भैया? प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता, ये हमारा भारत का संविधान देता है। लेकिन विचार की समानता, अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग धर्म का अलग अलग विचार है, इसलिए भारत की संविधान की प्रस्तावना में विचार की समानता की बात नहीं कही गई है। सही होगा 1 एंड 2, 1 एंड 2 ऑप्शन नंबर ए। संविधान में न्यायपालिका की न्यायिक पूर्णविलोकन की शक्ति कहां से लिया गया? तो कल हो बताए थे, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, मतलब सेटिंग से गया है, सेटिंग से शिक्षक भर्ती में घुस गया है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सा रीट जारी करेगा? 5 रीट होता है, उसमें से इस कंडीशन में कौन सा रीट जारी करेगा? तो अधिकार परीक्षा, यानी कि आपको उस नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा। परीक्षा का मतलब होता है वंचित करना, यानी कि अधिकार से आपको वंचित कर दिया जाएगा क्योंकि आपने गलत तरीके से सेटिंग के माध्यम से आप उस पद को ग्रहण किए हैं। शोषण के खिलाफ अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शोषण के खिलाफ क्या क्या हो सकता है भाई? शोषण के खिलाफ अगर बात करें तो पढ़ते हैं सारे। शोषण के खिलाफ मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध, बिल्कुल मनुष्य जाति का अवैध व्यापार नहीं होना चाहिए, शोषण के खिलाफ अधिकार है, ठीक है। किसी किस्म के बेगार या जबरन काम करवाने का निषेध, बिल्कुल किसी भी व्यक्ति को पकड़ के अपने घर में रखे हुए हैं, उससे नौकर बना करके काम ले रहे हैं, इस पर भी रोक लगना है। बंधुआ मजदूरी आप किसी से नहीं करवा सकते, इस पर रोक लगाना है। बाल मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। शिक्षा का अधिकार, ये शोषण के विरुद्ध नहीं है, शिक्षा का अधिकार सबको होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या था? शोषण के खिलाफ अधिकार पूछा था, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य संघों का संघ है, कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करती है? इसको हम कहते हैं बहुलवाद। समाजवाद क्या है? समाजवाद का मतलब होता है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें हर प्रकार की व्यवस्थाओं को समाज में समान रूप से बांटा जाए, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, उसको हम समाजवाद कहते हैं। फांसीवाद का मतलब होता है एक ऐसा समाज जिसमें किसी एक व्यक्ति का शासन चलता हो, हिटलर जैसा, उसको हम फांसीवाद कहते हैं। तो राज्य संघों का संघ है, कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करती है? तो ये कहलाती है बहुलवाद, याद रखना है इसको। प्लेटो की पुस्तक क्या है? द रिपब्लिक। पॉलिटिक्स किसका है? अरस्तु के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? अरस्तु के द्वारा। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या है? सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना। सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है? कि हमारा जो धर्म है वो सारे धर्मों से श्रेष्ठ है, ये समझना होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसके न्यायाधीशों की जो निर्वाचन है वो महासभा तथा सुरक्षा परिषद जो है वो संयुक्त रूप से करती है। एक बात याद रखिएगा, इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसमें पॉइंट रखिएगा, इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। इसमें से कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश का नहीं हो सकता है, ये भी याद रखिएगा। 15 गो न्यायाधीश होते हैं, लेकिन 2 व्यक्ति एक देश से नहीं हो सकता है। एक देश से एक ही गो देश रहेगा, एक देश से एक ही गो व्यक्ति रहेगा। तो इसमें याद रखना है कि इसमें से कोई भी 2 व्यक्ति एक देश के नहीं होंगे। अच्छा, एक बात और इसमें याद रखना है, पॉइंट हम लिख देते हैं।
इनका जो कार्यकाल होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है, याद रखिएगा 9 वर्षों का होता है। कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 9 वर्षों का होता है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, हर 3 साल पर चुनाव होता है। हर 3 साल पर 5 न्यायाधीश का चुनाव होता है। 5 न्यायाधीश का चुनाव होता है। एक कुछ जरूरी बात है इसके बारे में जो हम लिखवा दिए हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। इसमें से कोई भी 2 व्यक्ति एक देश का नहीं हो सकता है। कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। हर 3 साल पर 5 न्यायाधीश का इसमें क्या होता है प्यारे? चुनाव होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? महासभा के साथ साथ सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से करती है। लोकतंत्र की सफलता का मानदंड क्या है? चलिए, लोक बंधुआ मजदूरी क्या होता है? बंधुआ मजदूरी का मतलब होता है सुनील कि किसी भी व्यक्ति को आप अपने पास जबरन रखे हुए हैं बांध करके और उससे मजदूरी करवा रहे हैं कम पैसा दे करके, तो उसको हम बंधुआ मजदूरी कहते हैं। चलिए, लोकतंत्र की सफलता का मानदंड क्या हो सकता है? जनता के प्रति उत्तरदायी वैध शासन की स्थापना करना, ये लोकतंत्र कहलाता है। आर्थिक असमानता में कमी एवं सामाजिक न्याय के क्या करना? स्थापना करना। यानी कि आर्थिक असमानता में कमी का मतलब हुआ कि सब लोग के बीच में रोजगार देंगे तो आर्थिक असमानता में क्या होगा? कमी होगा। ये सरकार की जिम्मेवारी है। और समाज में सबको न्याय देना, ये भी है लोकतंत्र में आता है। विविधताओं में सामंजस्य, मतलब अलग अलग धर्म के लोग जरूर रहते हैं लेकिन सब में सामंजस्य है, एवं नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। तो तीनों का तीनों पॉइंट जो है लोकतंत्र की सफलता का मानदंड है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। द्विदलीय पत्ती कहां पाई जाती है भैया? याद रखना, यूएसए अमेरिका में पाई जाती है। वहां पे 2 ही संगठन है। हर बार एक बार कार्यकाल इसका रहता है तो अगला बार कार्यकाल इसका रहता है। 2 ही दल यूएसए में है। जैसे भारत में बहुत सारे दल काम करते हैं, लगभग 57-58 दल के आसपास है भारत में। अब तो हमेशा नया नया रोज पार्टी बन रहा है, लेकिन अमेरिका में 2 ही दल है, तो याद रखिएगा यूएसए में है। किसने कहा है मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन सभी जगह वह बंधनों में रहता है? यह किसका कथन है? तो याद रखिएगा, एक कथन है, बड़ा व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, रूसो का। कि किसने कहा कि मनुष्य जो है स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन सभी जगह वह बंधन में रहता है? तो भाई साहब, एक कथन है रूसो का। कौन से देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? अब इसको याद रखिएगा, हम आपको बता देते हैं कौन सा देश है। याद रखिएगा, यह है यूएसए, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। अच्छा, एक बात बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 2 क्वेश्चन यहां से हम बताते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और भारत इसमें कब सम्मिलित हुआ, ये दोनों बात आपको याद रखना है। भारत इसमें कब सम्मिलित हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 30 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 30 अक्टूबर 1945 को। और भारत इसमें कब सम्मिलित हुआ? 26 जून 1946 को। इसको याद रखिएगा। और इसमें अस्थायी रूप से अमेरिका है, रूस है, यूके है, फ्रांस है और चीन है। याद रखना है इस सब चीजों को। नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? 2006 में। हम बोल रहे थे ना कि महिला सुरक्षा अधिनियम 2006 में पारित किया गया था और उसी समय नेपाल में लोकतंत्र की व्याख्या की जा रही थी। क्रीमी लेयर संकल्पना से क्या तात्पर्य? आप बार बार सुनते होंगे क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर। ये क्रीमी लेयर होता क्या है? क्रीमी लेयर की बात करें तो क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि जो गरीब है, गरीबी के आधार पर, कमी के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है समाज में और जातियों में, उसको हम कहते हैं क्रीमी लेयर। क्या बोलते हैं उसको? क्रीमी लेयर कहते हैं। किसने कहा है सदा सच बोलना और कर्ज की अदायगी ही न्याय है? तो यह सेफलस का कथन है। किसका कथन है? तो यह कथन जो है, याद रखिएगा, ये सब हम बार बार बोलते हैं कि जब भी कथन आए ना तो कथन को हमेशा आप कॉपी में अपना नोट करना सीखिए। तो किसने कहा है सदा सच बोलना और कर्ज की अदायगी ही न्याय है? तो यह कथन जो है सेफलस का है। लोकतंत्र के सिद्धांत के विकास में किस क्रांति का योगदान रहा? तो इंग्लैंड की क्रांति का भी रहा, फ्रांस की क्रांति का भी रहा, रूसी बेल्शेविक क्रांति का भी रहा, अमेरिकी क्रांति का भी रहा,
ये सारी क्रांतियों का जो है योगदान रहा है लोकतंत्र में। अच्छा, एक बात बताना है, अगर आपसे 131 का डी, हाँ बिल्कुल सही तो बोल रहे हैं, सब इसमें होगा। अगर आपसे पूछे इंग्लैंड की क्रांति कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1688 में हुआ था। अगर आपसे पूछेगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 1789 में हुआ था। अगर आपसे पूछेगा रूसी बेल्शेविक की क्रांति कब हुई थी, तो ये बहुत जल्दी में हुआ है 1917 में। और अमेरिकी क्रांति अगर आपसे पूछ दे, अमेरिकी क्रांति का भी लोकतंत्र में योगदान रहा है। अमेरिकी क्रांति अगर आपसे पूछ दे तो यह हुआ है 1976 में। तो ये सारी की सारी क्रांतियां हैं जो लोकतंत्र की ओर क्या करती है, बढ़ावा देती है। राज्यपाल की पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, होता है योग्यता, 35 वर्ष की आयु भी होना चाहिए और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो भैया सारा का सारा पॉइंट जो है वो राज्यपाल के पद की योग्यता के बारे में बोलता है। 128 नंबर क्वेश्चन फिर से देखिए, 9th एनसीईआरटी में 2008 है। नहीं, आप बढ़िया से पढ़िएगा, बढ़िया से पढ़िएगा। क्वेश्चन जो कह रहा है उसके हिसाब से 2006 होगा। ये कितना बार क्वेश्चन हम करा चुके हैं, कितना बार हम क्वेश्चन करा चुके हैं। क्वेश्चन का हो सकता है कुछ नया वर्ड वहां पे दिया होगा, ध्यान से देख लीजिएगा। बिहार विधान परिषद की बैठक कब हुई, उसे पहले समझते हैं कि बिहार विधान परिषद का गठन कब हुआ। भाई गठन हुआ था 1912 में। कब हुआ? और इसके बाद अब 1913 में इसकी प्रथम बैठक हुई। तो इसमें आपको सामंजस्य बैठाना होगा कि 1913 में अब आपके सामने 2 डेट दिया हुआ है। कितना डेट दिया हुआ है? 2 डेट दिया हुआ है। तो अब बताइए कि 2 डेट में से कौन सा डेट आप मान के चलिएगा। 20 जनवरी 1913 कौन सा मान के चलेंगे? 20 जनवरी, 1 मिनट फैन बंद करने दीजिए। चलिए, तो 20 जनवरी 1913। अगला क्वेश्चन, बिहार में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाता है। बहुत बढ़िया बात है, किया जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में होता है। जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितने की आबादी पर होता है? तो याद रखिएगा 50,000 की आबादी पे होता है। कितने आबादी पे होता है? 50,000 की आबादी पे होता है। जिला परिषद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जिला परिषद की कार्यावधि उसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से अगले 5 वर्ष तक की होती है। बिल्कुल ठीक है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जिला परिषद की बैठक प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जिला परिषद के अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं हटाया जा सकता। गलत बात है। हर 2.5 साल पर, 2.5 साल पर गलत वाला चुनना था, गलत वाला यही है। 2.5 साल पर इन पे अविश्वास प्रस्ताव क्या है, लागू किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? याद रखिएगा अभी तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। अब अंतिम बार जानने से पहले जान लेंगे कि एक डेट है 29 मार्च और 1968। इस डेट को पहली बार भारत में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। और अंतिम बार कब लागू हुआ? तो 7 मार्च 2005 को। 3 डेट आपको याद रखना है। 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, पहली बार हुआ 29 मार्च 1968 को और अंतिम बार हुआ 7 मार्च 2005 को। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? खाली स्थान अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। एक कथन किसका है? एक कथन आपसे पूछ रहा है, याद रखिएगा। एक कथन है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। किसका कथन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का कथन है। मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पढ़ते हैं। देखिए, मौलिक कर्तव्य की बात करें, सबसे पहले समझिएगा तो मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस के संविधान से लिया गया है और ये भाग 4 के क में है और अनुच्छेद 51 में है, 51 के क में। याद रखिएगा 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में। ठीक है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, मतलब आपको निकालना है कौन सा गलत है। उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता, पहल के गलत निकल। परमादेश का मतलब आदेश दे करके प्रभावी। देखो, मौलिक कर्तव्य जो है जनता के द्वारा देश के लिए निभाया गया फर्ज है।
तो क्या देश हमसे जबरदस्ती फर्ज निभवा सकती है? क्या नहीं निभवा सकती। तो परमादेश नहीं होगा। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल ही ठीक है। ये गलत हो गया, इसलिए गलत निकालना था, इसलिए हम इसको सही किए हैं। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक है। तो गलत वाला चुनना था, तो इसका पहला आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 139 की बात करते हैं। भारत का राष्ट्रपति कथन वाला है, ये पढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। बिल्कुल सही बात है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से क्या है? भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। ये गलत है। भारत का जो राष्ट्रपति है अमेरिका के पद से नहीं मिलता है। ठीक है, नहीं मिलता है, याद रखिएगा। भारत का जो अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति है वो भारत के उपराष्ट्रपति से मैच करता है, क्योंकि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा, इसलिए ए सही होगा, आर गलत होगा। तो ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? ये हो गया अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किया गया किसी भी बिल को राष्ट्रपति रोक सकता है। याद रखिएगा। अनुच्छेद 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन की बात करता है, और 63 में उपराष्ट्रपति की बात की जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कहता है भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पे की जाती है। देखिए गलत बात, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है बल्कि राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य का जो महाधिवक्ता होता है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अनुशंसा राज्यपाल देखो राष्ट्रपति नहीं करता है, पहले इतना याद रखना, राज्यपाल करता है। राज्यपाल अनुशंसा नहीं करता बल्कि राज्यपाल डायरेक्ट उसको क्या करता है? नियुक्त करता है। इसलिए पहला हमारा गलत हो गया। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है। गलत बात है। उच्च न्यायालय की राज्य स्तर पर नहीं होता है बल्कि केंद्र स्तर पर होता है, और केंद्र स्तर पर मतलब सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, और सर्वोच्च न्यायालय को ही अपीलीय और सलाहकारी अधिकारिता कहा जाता है। तो ये भी गलत हो गया भैया, दोनों गलत है। ऑप्शन सी की तरफ जाएंगे, ना तो ए सही है और ना ही दो सही, दोनों गलत हो गए। लोकसभा का कार्यकाल की बात करता है किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता। ये गलत बात है कि किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। बढ़ाया जाता है जब आपातकाल लगता है तब। एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, गलत है। आपातकाल के दौरान 1-1 साल के लिए बढ़ाया जाता है। आंसर सी सही होगा। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। चलिए अब 143 में आपको मैच करना है। लोक लेखा समिति जो होता है एक प्रकार की वित्तीय समिति होती। ए का हो जाएगा 3, बी, सी एंड डी। चलिए बी की बात करते हैं। याचिका समिति क्या है? तो याचिका समिति जो होता है एक प्रकार की कार्यकारी समिति है, तो हो जाएगा 4। स्टॉक बाजार क्या है? स्कैम एक प्रकार की तदर्थ समिति है, तो 1 हो जाएगा। और संयुक्त विभागीय समिति की अगर हम बात करें तो यह स्टैंडिंग समिति होती है, ये हो जाएगा 2, 3, 4, 1, 2 है। 3, 4, 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून तथा तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, तब दे सकता है जब राष्ट्रपति परामर्श मांगेंगे, तो तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कह सकता है। एक बात याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, तब देते हैं जब ऐसी परामर्श के लिए राष्ट्रपति उनसे कहते हैं। और एक बात याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य भी नहीं है। विधि आयोग की
इस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। तो ये है न्यायाधीश HR खन्ना। इनका कहना था हर राज्य में उच्च न्यायालय है तो सारे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उसी राज्य से नहीं होने चाहिए, दूसरे राज्य के भी व्यक्ति उसमें सम्मिलित होना चाहिए ताकि न्याय करने की जो प्रक्रिया है वो संतुलित रहे। तो किसका कथन था? न्यायाधीश HR खन्ना का था, याद रखना है। वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। बेलवान अर्जीवाद, याद रखिएगा, बेलावान, ये नाम टेढ़ा है। बेलावान अर्जीवाद जो है विदेश यात्रा के अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग, इससे संबंधित नहीं है और सबको पढ़ लेते हैं। इंदिरा साहनीवाद क्या है? ये सही है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत, ये ठीक है। विशाखावाद क्या है? अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण, ये दोनों सही है। गलत हमको चुनना है, त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना है, तो पहला है सो गलत है। अब पहला गलत क्यों है इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। पहला गलत क्यों है? क्वेश्चन नंबर 146 में संविधान द्वारा दिया गया, इसमें याद रखिएगा मिलानवर्जीवाद क्या है, तो संविधान द्वारा दिया गया मुआवजा निर्धारण से जुड़ा मामला है। ये एक बात याद रखिएगा, ऐसे जो प्रश्न होते हैं प्रायः आपको याद होने चाहिए। कथन और जो वाद है वो हर हाल में जब तक याद, इसको समझना नहीं होता है भैया, इसको याद रखना पड़ता है। याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो बिलानवारजीवाद क्या है? तो संविधान द्वारा दिया गया मुआवजा निर्धारण से जुड़ा हुआ मामला है, ना कि विदेश यात्रा से मामला जुड़ा हुआ है। तो गलत हो जाएगा और गलत वाला ही हमको पहचानना था। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए होगा। गिरीश चंद्र मुर्मू बने भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये में 14वें बने। अच्छा, एक बात इनके बारे में याद रखिएगा, ये 8 अगस्त 2020 को कार्यभार संभाले हैं। 8 अगस्त 2020 को कार्यभार संभाले हैं और रहेंगे कब तक? तो ये रहेंगे 20 नवंबर 2024 तक रहेंगे। तो 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई? देखो, लोकायुक्त क्या होता है? एक प्रकार का भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है। क्या है? भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है लोकायुक्त। सबसे पहले ये महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई और एक कभी कभी पूछ देता है कब किया गया, तो इसका स्थापना किया गया था 1971 में। कब किया गया था? 1971 में। तो वो बात समझ में आना चाहिए कि लोकायुक्त क्या है, तो भ्रष्टाचार निरोधी संस्था है। सबसे पहले इसका गठन महाराष्ट्र में हुआ था, 1971 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में, ठीक है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 में नहीं बल्कि 1988 में इसका गठन हुआ था। तो गलत वाला ही चुनना था, आंसर होगा सी। और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और विचार करके आपको सही जवाब देना है। चलिए सही जवाब की ओर हम चलते हैं। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। बिल्कुल, 1951 जो है अधिनियम है और इस अधिनियम में राजनीतिक दल के पंजीकरण की बात की गई है, ठीक है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण जो है कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, ये भी ठीक है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे लोकसभा में 3 विभिन्न राज्यों से 2% सीट यानी कि 11 सीट प्राप्त हो, ये भी ठीक है। 2024 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 57 राज्य स्तरीय दल थे, ये भी ठीक है। तो कौन सही है? इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। 1 मिनट। ये नहीं होगा, मिस्टेक है। तीसरा नहीं होगा क्योंकि यहां पे लोकसभा में 3 नहीं बल्कि 4 राज्यों से, ये हमारा नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, 1, 2 एंड 4।
तो इसका याद रखिएगा 1, 2 एंड 4 होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल 6% होना चाहिए जेके मैथमेटिक्स, इसलिए तो हम काट दिए ना, इसलिए तो हम काट दिए। हमको अचानक याद आया कि कल है तो ये क्वेश्चन पढ़ाए हैं, कल ही क्वेश्चन हुआ है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अभी ज्योग्राफी का क्वेश्चन आप लोग के सामने आएगा। ठीक है ना, जय हिंद सबको।